हेलो 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 हेलो। हाँ सर। सर जिस प्रकार विद्यालय पर उसी प्रकार आरंभिक जमा उसी प्रकार मतलब उसी विधि से। हाँ उसी विधि जैसे अवसाद की जमा से विद्यालय पर ऐसे कोई प्रमाण नहीं है बेटा, वैसे नहीं हुआ, क्योंकि पर्वतों का निर्माण केवल एक ही प्रक्रिया से नहीं हुआ है। अरावली पर्वत एक गुंबदाकार पर्वत है। गुंबदाकार पर्वत मतलब बेटा, गुंबदाकार पर्वत का मतलब होता है कहीं पर भी ऐसे अवसादों का अगर जमा हो जाए तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाते हैं बेटा, पर्वत क्रिएट हो जाते हैं। तो अवसादों के जमाव से या कहें पृथ्वी पर लगने वाले आंतरिक बलों से अरावली ऊपर उठा है। पृथ्वी पर कोई बल लग गया नीचे धरातल में तो ऊपर उठ गया, और या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं पर बल आके जमाव से हो गया, कि कोई तलछट का जमाव नहीं है। अरावली में ऐसी अवसादी चट्टानें नहीं पाई जाती, वहाँ ग्रेनाइटिक चट्टानें हैं। जैसे ये ग्रेनाइट, तो शायद ऐसा हो सकता है कि लावा का जमा हुआ हो, या फिर धरातल के आंतरिक भागों में बल लगे हो तो भाव ऊपर उठा। समझा समझ। तो विंध्याचल और अरावली में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्या करना पता करिए, जैसा जो है चलने को तो। बेटा पता करने के लिए देखिए, सबकी अपनी अपनी विशेषता है, पर्वतों की अपनी विशेषता है, पठारों की अपनी विशेषता है, मैदानों की अपनी विशेषता है, अपना एक सैद्धांतिक प्रकृति है, भौगोलिक स्थलाकृति अलग अलग प्रकार की है। जैसे पर्वत ज्यादा ऊंचे हैं, इनकी एक हाइट है, इनका एक कोण है, ठीक है। हाइट इनकी लगभग 600 से 1000 मीटर के आसपास होनी चाहिए। शिखर संकुचित होना चाहिए, क्षैतिज ज्यादा विस्तार होना चाहिए, ढलान तीव्र होना चाहिए। ये की विशेषता है। ऐसे सारे के सारे भू आकृति को क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। पठार ऊंचे तो होते हैं पर शिखर कैसा होता है, सपाट होता है। मैदानों की ज्यादा ऊंचाई होती नहीं है, ज्यादा समतल और चौरस होते हैं। तो सबकी अपनी विशेषता है बस। चलिए अपन बात कर लेते हैं मुख्य टॉपिक की अपने। कहाँ थे अपन बेटा, क्या लिखे, कौन सा क्रोटेशियस हो गया था। दक्कन ट्रिप पढ़ ली अपन ने। अच्छा ओके, इसके बाद है हमारा नहीं टर्शियरी क्या, अरे यार मेरे दिमाग में कहीं एक जगह दूसरी जगह चल रहा है। क्रेटेशियस कर लिया हमने, अब इसके बाद दिमाग को है नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प, तो नवजीवी महाकल्प में एक्चुअल में एक जगह पृथ्वी का नहीं भारत का भूगर्भ इतिहास चल रहा है, तो उसमें उसके बाद आती हैं टर्शियरी युग की चट्टानें। तो नवजीवी महाकल्प जो है हमारा, इसमें क्या हुआ उसको समझते हैं। अच्छा, नवजीवी महाकल्प की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, आरंभ किस काल से होता है बेटा, पैलियोसीन से
होता है कि नहीं? और अंत कहाँ पर होता है? प्लायोसीन। किस काल में होता है? प्लायोसीन में होता है। ठीक है, आप नए हो बेटा, हम पृथ्वी का भूगर्भीय इतिहास पढ़ रहे हैं, है ना? तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, बीच में से टॉपिक चल रहा है हमारा, तो आज अगर समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो नवजीवी महाकल्प जो है, इसका शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? पैलियोसीन से, वो कहाँ तक होती है? प्लायोसीन तक। अब ये जो पूरा का पूरा अगर आप महाकल्प देखोगे तो ये इसमें क्या लिखा हुआ है? देखो पूरा नवजीवी, और काल कौन सा है? तृतीयक युग, सॉरी युग कौन सा है? तृतीयक। टर्शरी युग है कि नहीं? तो टर्शरी युग है तीसरा युग जिसको कहते हैं, और नवजीवी महाकल्प में, यानी कहीं ना कहीं इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं, इतना पुराना नहीं है। और चूंकि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए चट्टानें भी कैसी होंगी? अति प्राचीन नहीं होंगी। कैसी होंगी? नए प्रकार की होंगी, बहुत प्राचीन चट्टानें नहीं है। या यहाँ की चट्टानें ज्यादा मैच्योर नहीं होंगी, क्योंकि लंबा समय नहीं हुआ ना, तो अभी भी क्या हो रही है? परिपक्वता की स्टेज को प्राप्त कर रही है, परिपक्व नहीं हुई है। अरे तुम मैच्योर हो गए क्या? अभी समझदार हो गए? हो गए? मानते हो ऐसा समझदार हो गए? अभी तुम अंडर मैच्योर हो, तुम्हारी मैच्योरिटी आती है 30 साल के बाद, कुछ लोग 25 में ही मैच्योर हो जाते हैं। आइए समझ में, यानी समझदारी का लेवल आ जाना। ऐसे ही पर्वतों में भी मैच्योरिटी आती है, चट्टानों में भी मैच्योरिटी आती है, मृदा में भी मैच्योरिटी आती है, यानी मृदा का संगठन बढ़ जाता है, मृदा में जीवाश्मों की उपस्थिति बढ़ जाती है, मृदा में तत्वों की जो पोषक तत्व हैं उनकी उपस्थिति बढ़ जाती है। ऐसे चट्टानों में क्या होता है? चट्टानें ज्यादा संगठित हो जाती हैं, चट्टानों का ज्यादा रूप, अगर बात करें हम, बदलाव इस तरीके से होता है कि उनमें मिनरल्स आ जाते हैं, चट्टानों में सख्त या कठोरता आ जाती है, चट्टानें ज्यादा लंबे समय तक टिकी रह सकती हैं, ये उनकी मैच्योरिटी है। अरे बात समझ में? पर्वतों की मैच्योरिटी क्या होगी? पर्वत ज्यादा ऊंचे होंगे, ज्यादा अपर्दन और अक्षय का वो क्या करेंगे? नियंत्रित कर सकेंगे, यानी प्रतिरोध कर सकेंगे उसका, बहुत ज्यादा अक्षयपर्दन नहीं होगा वहां। जैसे अरावली बहुत मैच्योर हो चुका ना, तो अब उसमें अक्षयपर्दन नहीं होता, लेकिन हिमालय नवीन पर्वत है, उसमें अभी भी क्या हो रहा है? अक्षयपर्दन हो रहा है, क्योंकि उसकी चट्टानी संगठन मजबूत नहीं है, बहुत ज्यादा कैसा है? मुलायम प्रकृति की चट्टानें हैं, अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है उसमें, अभी भी वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। आई ना समझ में? तो मैच्योरिटी का अलग अलग सबके लिए अलग अलग लेवल है। हमारी मैच्योरिटी, हम कितने समझदार हैं, कितने दूसरों की बातों को सुनकर गुस्सा आ जाता है, कितने विनम्र बने रहते हैं, कितना हमारे अंदर पेशेंस है, कितनी ईमानदारी है हमारे अंदर, कितना हम परिवार को लेकर चलते हैं, कितना हम घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को लेकर चलते हैं, ये हमारी मैच्योरिटी है कि नहीं है? तो एक व्यक्ति जब घर की जिम्मेदारियों को लेकर चलने लगता है तो समाज उसको क्या कह देती है? ये मैच्योर हो गया, ये समझदार हो गया। आया समझ में? इस तरीके की। तो हम बात कर रहे हैं बेटा प्लायोसीन काल की, तो आप लोग हेडिंग डालें पहले पैलियोसीन काल हेडिंग डालें। पैलियोसीन काल पैलियोसीन काल में क्या हुआ है? तो पैलियोसीन काल में अगर हम देखें बेटा, तो पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई। इस समय एक पर्वतीकरण चल रहा था।
एक पर्वतीकरण चल रहा था जिसको कहते हैं लैरामाइड। क्या कहते हैं बेटा? लैरामाइड। लैरामाइड पर्वतीकरण एक प्रकार का इस तरीके का पर्वतीकरण होता है जिसमें पृथ्वी पर संपीड़न बल लगते हैं। कौन से बल लगते हैं? बल। अब तो जब भी पृथ्वी के ऊपरी भागों में, ऊपरी भाग मतलब ऊपर पट्टी में संपीड़न बल लगेंगे तो मुझे बताइए बेटा, संपीड़न बल लगने से मान के चलिए पृथ्वी का ऊपरी भाग है, इसमें कौन से बल लगे बेटा? संपीड़न। तो उसमें इस तरीके के बल बन जाएंगे, बनेगी कि नहीं? बताओ, समझ पा रहे कि नहीं? उसको क्या कहते हैं बेटा? वलन। तो संपीड़न बल लगने से क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? वलन बनते हैं। और वलन से ही कौन से पर्वत बनते हैं? वलित पर्वत। कौन से पर्वत बनते हैं? वलित पर्वत। तो वलित पर्वत कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? ये वलित पर्वत जिनमें श्रृंग और क्या दिखती है? दिखती है श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त। तो वलन संपीड़न बल की प्रक्रिया का परिणाम है और लैरामाइड हाइड्रोचलम से क्या हो रहा था बेटा? संपीड़न हो रहा था, यानी क्या बन रहे थे? वलित पर्वत। तो कौन से वलित पर्वत बने? तो इस समय बेटा हम देखते हैं कि विश्व के दो बड़े वलित पर्वतों का निर्माण इसी समय हुआ। एक का नाम है रॉकी जो यूएसए में है, और एक का नाम है एंडीज जो कहां पर है बेटा? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। तो कौन से पर्वत बने? दो, रॉकी और एंडीज। अच्छा, याद रखना इन दोनों पर्वतों की यहां पर उत्पत्ति हुई है। क्या हुई है बेटा? इसकी उत्पत्ति हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुआ, उत्पन्न हो गए। लेकिन विकास होना मतलब ऊंचाई धारण करना। तो विकास होगा धीरे धीरे। विकास क्या होगा? एक पर्वत एक दिन में तो नहीं बनता ना, करोड़ों साल लगते हैं बनने में। तो यहाँ पर क्या हुई है? रॉकी और एंडीज की उत्पत्ति। अभी हम देखेंगे इसके बाद का जो काल आएगा उसमें उनका क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, लिख लो। इस काल में लैरामाइड पर्वतीकरण इस काल में लैरामाइड पर्वतीकरण की प्रक्रिया अधिक सक्रिय थी। दूसरा, इस पर्वतीकरण के कारण धरातल, ऐसा लिखना, इस पर्वतीकरण के कारण धरातल पर वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा था। तीसरा पॉइंट, इस काल में रॉकी मतलब उत्तर अमेरिका एवं एंडीज दक्षिण अमेरिका जैसे वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई।
तो समझ गए सब, घटना याद रखोगे। क्या हुआ पैलियोसीन काल में? रॉकी और एंडीज कौन से पर्वतीकरण से? लहरामाई। ठीक है। फिर इसके बाद है इयोसीन काल। इयोसीन काल तो देखो बेटा, ये काल बहुत छोटे छोटे टाइम पीरियड के हैं, ज्यादा बीच में अंतर नहीं है। तो पर्वतीकरण एक से अधिक समय तक चलता रहा, एक से अधिक कालों तक चलता रहा। तो लहरामाई पर्वतीकरण इस काल में भी चल रहा था, ठीक है। लेकिन अब इस काल में आते आते ये पर्वतीकरण धीरे धीरे क्या हो गया? शांत हो गया या मंद पड़ गया। पर्वतीकरण मतलब पर्वत बनना, तो पर्वतीकरण की प्रक्रिया इयोसीन काल आते आते कैसी हो गई? डाउन हो गई, मंद पड़ गई, जिससे रॉकी और एंडीज का तो विकास हो गया, लेकिन विश्व के अन्य भागों में पर्वतों का ऐसा निर्माण नहीं देखने को मिला। इसके स्थान पर इयोसीन काल के अंत काल में एक पर्वतीकरण चला, जिसको कहते हैं अल्पाइन पर्वतीकरण। और ये पर्वतीकरण भी संपीड़न पर आधारित था, लेकिन इससे भी बड़े पर्वत बन रहे थे, लेकिन इसका नामकरण दिया गया है, यूरोप में एक पर्वत है जिसको कहते हैं आल्प्स पर्वत। क्या कहते हैं? आल्प्स पर्वत, इसलिए इसको क्या कहा गया? अल्पाइन पर्वतीकरण। इसी अल्पाइन पर्वतीकरण के चलते भारत में एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांस हिमालय। यह हिमालय का उत्तरी भाग है। हमारा हिमालय है ना, इस हिमालय के उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय। समझेंगे अपन हिमालय के बारे में, जिसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां आती हैं। इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। इसके अलावा चाइना का केमलुन पर्वत और अफगानिस्तान का हिंदू कुश पर्वत भी इसी समय बने। ये सब वलित पर्वत हैं। कौन से पर्वतीकरण से? अल्पाइन पर्वतीकरण से बने। कब बने? इयोसीन काल में। ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो, समय बदल गया और पर्वतीकरण को दूसरा नाम दे दिया। समय बदल गया नहीं, ये तो दूसरा नाम दे दिया। उनका विकास इयोसीन काल में होगा। ऐसा विकास तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ प्लेट टेक्टोनिक ये कहती है कि हर एक भाग का या तो विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकते कि ये पर्वत अभी विकास की प्रक्रिया में नहीं है, हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। जितने भी नए पर्वत है ना नवजीवी काल के, उन सब में प्रक्रिया चल रही है, सब में प्रक्रिया चल रही है। बाकी जो पुराने पर्वत हैं ये इनमें कोई प्रक्रिया नहीं चल रही। समझेंगे अभी आगे चलकर। कुछ ऐसे पर्वत हैं जो प्लेटों के किनारों पर स्थित हैं, उनमें सब में प्रक्रिया चल रही, वो सब पर्वत नवीन गलित पर्वत है, याद रखना। आगे अपन समझेंगे। अब आप कहोगे सर प्लेटें क्या होती हैं, तो मुझे प्लेट टेक्टोनिक बताना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा शांत हो जाओ, अपन सब समझेंगे एक एक करके। पहला लिखना, इस काल में लहरामाइड पर्वतीय हलचल के चलते रॉकी एवं एंडीज पर्वतों का विकास हुआ। दूसरा,
इस काल के अंत तक यह पर्वतीकरण धीरे धीरे शांत हो गया या मंद पड़ गया। यह पर्वतीकरण धीरे धीरे मंद पड़ गया। नेक्स्ट, इस काल के अंत में अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, ट्रांस हिमालय बना, भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो पढ़ाऊंगा तो ये पूछूंगा आपसे कि ये ट्रांस हिमालय कब बना, तो क्या बताओगे? इयोसीन काल। नेक्स्ट काल है हमारा ओलिगोसीन काल। ओलिगोसीन काल में क्या हुआ बेटा, देखते हैं। देखो, अब अल्पाइन पर्वतीकरण तो शुरू हो गया था इयोसीन के लास्ट में, यानी मुख्य तौर पर अल्पाइन पर्वतीकरण जो अपने सबसे सक्रिय रूप में होगा वो कब होगा? ओलिगोसीन। इसके बाद के काल में ही होगा ना। तो ओलिगोसीन काल आते आते अल्पाइन पर्वतीकरण इतना सक्रिय था पृथ्वी पर बेटा, ये मान के चलो कि विश्व के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वतों का निर्माण हो रहा था। ये सब के सब बलित पर्वत थे। इनको नवीन बलित पर्वत या तृतीयक युगीन बलित पर्वत कहते हैं। कौन कौन से बलित पर्वत इस समय बने? तो इसको चूंकि अल्पाइन कहा है तो यूरोप में एक पर्वत है, इसको क्या कहते हैं बेटा? आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत कहां पर है? तो ये यूरोप में है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, एवं इटली की सीमा पर। आल्प्स पर्वत बना। दूसरा पर्वत बना हमारा कौन सा बेटा? ग्रेट हिमालय। कौन सा पर्वत बना बेटा? ग्रेट हिमालय। ये जो ग्रेट हिमालय है इसको अपन उत्तरी हिमालय भी कहते हैं। उत्तरी हिमालय यानी हिमालय के 4 भाग हैं। एक ट्रांस हिमालय, उसको अलग कर दिया अपन ने, और मूल हिमालय के 3 भाग हैं, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय। तो ओलिगोसीन काल में कौन सा हिमालय बना? उत्तरी हिमालय। ऐसी को अपन हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हिमाद्री। ये भारत में है। और कौन कौन से पर्वत बने? तो तीसरा बना बेटा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हाँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। फिर बना, अगर बात करें यूराल, यूरोप में है, पूर्वी यूरोप। हाँ, यूरोप और एशिया में क्या? यूरोप में आता है ना।
सीमा बनाता है, यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। काकेशस दक्षिणी यूरोप में है, टर्की में आता है, तुर्की में और एक और देश में फैला है, अर्मेनिया वगैरह में। इसके बाद अगर बात करें जाग्रोस ईरान, एलबुर्ज ईरान, बहुत पर्वत बने बेटा, जितने भी नवीन बलि पर्वत है सब बन गए। इसके अलावा अगर बात करें तो एटलस, ये है उत्तर अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप। तो ये कुछ पर्वत बहुत सारे बने, वैसे सारे के नाम नहीं लिख रहे हैं, तो ये कुछ पर्वत बने, लिख लो इसमें। मेनली हमारा किसे याद रखना है अपन को, किसको याद रखना है, अपने ग्रेट हिमालय को, ठीक है। चलो लिखो इसमें। अरे इनकी भी जरूरत पड़ेगी भाई, तुम्हें याद रखना है ग्रेट हिमालय को। इनकी जरूरत ऐसी नहीं है हमें, मतलब पता होना चाहिए भाई पर्वत है। लेकिन अब बात क्या है कि समस्या एक है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है नहीं आपके सिलेबस में, तो इनसे प्रश्न कोई मिलेंगे नहीं आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनके बारे में पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वलित पर्वत है। एग्जाम पे लिखने में कभी भी आ सकते हैं पेपर में, ये विश्व के प्रमुख वलित पर्वत, भारत समेत कौन कौन से वलित पर्वत, या वलित पर्वतीकरण क्या है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपने हिमालय तो लिखा, साथ साथ 2 एग्जाम्पल और डाल दिए, इनकी जरूरत पड़ जाती है। चलो लिखो उसमें पहला, ओलिगोसीन काल में या इस काल में अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया, अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया के चलते विश्व भर में नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा था। नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा था। नेक्स्ट, इस काल में भारत में ग्रेट हिमालय या उत्तरी हिमालय या हिमाद्री का निर्माण हुआ, ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, और एक और पॉइंट करके लिख लो। इसके अलावा विश्व में अनेक नवीन वलित पर्वत बने, जैसे बाकी के नाम लिख लो जितने लिखे हुए हैं।
लिख लिया? एक एक लाइन देख के लिखती हो तुम, एक साथ देखा करो सारा पूरा है, एक पूरा एक एक शब्द देख के लिख रही हो बच्चों के जैसे। चलो, बहुत टाइम लगाते हो लिखने में, बहुत धीरे धीरे लिखते हो, जल्दी लिखना है बेटा। देखो अभी ये 7 बार लिख रही है। बहुत जल्दी जल्दी लिखना है। चलो इसके बाद कौन सा काल आता है, आ जाओ जल्दी से। नहीं, उत्तरी अफ्रीका में है, तो अफ्रीका में अभी वैसे एक 7 देशों में है। मायोसीन, सॉरी, ओलिगोसीन मायोसीन काल। मायोसीन काल में क्या हुआ बेटा? मायोसीन काल में एक ही घटना महत्वपूर्ण है, पर्वतीकरण यही था। मायोसीन काल में हिमालय का मध्य वाला भाग बना है, इसको अपन लघु हिमालय कहते हैं या मध्य हिमालय, लिख लो। इस काल में अल्पाइन पर्वतीकरण के चलते, इस काल में अल्पाइन पर्वतीकरण के चलते मध्य हिमालय या इसी को कहते हैं अपन लघु हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, ये बस एक घटना है इसमें महत्वपूर्ण। फिर लिखना प्लायोसीन काल। नेक्स्ट है प्लायोसीन। प्लायोसीन काल इसमें भी एक महत्वपूर्ण घटना है, इसमें बना है हमारा दक्षिणी हिमालय या शिवालिक हिमालय। इस काल में हिमालय के दक्षिणी भाग अर्थात शिवालिक हिमालय का दक्षिणी भाग अर्थात शिवालिक हिमालय का, शिवालिक का नाम तो सुना होगा ना? हाँ, तो शिवालिक माउंटेन कब फॉर्मेट हुआ? प्लायोसीन काल में। अच्छा, इसी काल में कुछ आंतरिक सागर भी बने थे, तो लिख लो। इस काल में विश्व के विभिन्न भागों में आंतरिक सागरों जैसे अरल सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर, लिख दूं? अरल सागर,
कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, अरब सागर, और एक और कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर, हाँ काला सागर। आदि का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस समय ये सागर भी बने। और इसके बाद फिर आता है एक और काल, कौन सा है बेटा? हाँ, नूतन महाकल। नूतन महाकल, नूतन महाकल्प के अंतर्गत दो काल आते हैं ना, कौन कौन से? हाँ, प्लीस्टोसीन एक प्लीस्टोसीन काल आता है और एक आता है होलोसीन। तो प्लीस्टोसीन और होलोसीन ये दोनों ही काल महत्वपूर्ण हैं। तो अब ऐसे काल की बात कर रहे हैं जिसका टाइम पीरियड 1 लाख मिलियन यानी 10 लाख वर्ष पहले, आज से कितना बेटा? लगभग 10 लाख वर्ष पहले, मतलब ज्यादा पुराना नहीं है ना, क्योंकि हम 800 मिलियन वर्ष देख चुके हैं, तो ये तो 10 लाख वर्ष है पहला। ठीक है, तो प्लीस्टोसीन काल के बारे में समझते हैं। तो हेडिंग डाल लो आप, प्लीस्टोसीन काल। तो देखो मैं आपको बताऊं, प्लीस्टोसीन काल में बेटा पर्वतीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो गई, यानी अंत हो गया था पैलियोसीन काल, प्लायोसीन काल में। इसके बाद प्लीस्टोसीन काल नूतन महाकल्प का था, और इस समय किसी भी प्रकार की पर्वतीकरण की प्रक्रिया नहीं चल रही थी। मतलब ये हम कह सकते हैं कि अंतिम पर्वतीकरण वही था। इसके बाद अभी तक कोई पर्वतीकरण शुरू नहीं हुआ है, या अभी तक ऐसा कोई पर्वतीकरण से कोई पर्वत बन रहा हो, इसके प्रमाण नहीं मिले। आई बात समझ में? तो अंतिम पर्वत हिमालय जैसे पर्वत ही है, नवीन बलद पर्वत, इसलिए तुमको नवीन कहते हैं। इससे ज्यादा नवीन कोई पर्वत है ही नहीं। आई बात समझ में? अब प्लीस्टोसीन काल में क्या हुआ बेटा? प्लीस्टोसीन काल की एक बहुत बड़ी घटना थी बेटा। हमारी पूरी अर्थ पर बहुत सारे ज्वालामुखी फट रहे थे। क्या फट रहे थे बेटा? बहुत सारे ज्वालामुखी फट रहे थे हमारी अर्थ पर, बहुत सारे। अब जब बहुत सारे ज्वालामुखी हमारी अर्थ पर फट रहे थे, तो क्या हो रहा था? लावा तो बहुत सारा निकल ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ निकल रही थी गैस और राख। क्योंकि ज्वालामुखी फटता है तो बहुत सारी राख निकलती है, और ये सारी, ऐसा अनुमान है, मतलब अब अनुमान ही तो है, सब कुछ हुआ है, ये किसी ने बैठकर लिखा थोड़ी हो आगे ऐसा हो रहा था, ये सब अनुमान है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इस काल में, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस काल में ज्वालामुखी के उद्भेदन की प्रक्रिया इतनी तेज थी कि इतनी ज्यादा राख निकली कि वो पूरे वायुमंडल में फैल गई, और उसने वायुमंडल को घना कर दिया। और अगर वायुमंडल बहुत ज्यादा सघन हो जाएगा तो सूर्य का प्रकाश आ पाएगा क्या? और अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो पृथ्वी गर्म होगी क्या? तो कैसे होने लगेगी? तो प्लीस्टोसीन काल में बेटा हमने पूरे विश्व में पृथ्वी के न्यूनतम तापमान की वजह से, अत्यधिक ठंडे होने की वजह से आइस एज देखे। क्या देखे?
आइस एज या इनको हिम युग कहते हैं। तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई कि पूरा विश्व जम गया। क्या हो गया? विश्व के अधिकांश भाग जम गए, बर्फ से जम गए, बर्फ से ढक गए, जम गए। यूरोप में, अमेरिका, एशिया में हमने आइस एज देखे उस समय, बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर यूरोप और यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा आइस एज देखे गए। इनका भी टाइम पीरियड था अलग अलग, कई लंबे समय तक चलते रहे आइस एज। यानी पूरी पृथ्वी कई सालों तक, कई 100 सालों तक क्या रही बेटा? बर्फ से ढकी रही। अब इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा बेटा? वनस्पतियों पर और जीवधारियों पर पड़ेगा कि नहीं? और हमने देखा था कि मध्यजीवी महाकाल में डायनासोर थे, बड़े बड़े जीव थे, तो ये तो रहे होंगे ना उस समय भी। प्लीस्टोसीन काल में ये जो बड़े बड़े जीव थे ना बेटा, ये थे गर्म खून के जीव, ये गर्म वातावरण के जीव थे। और पृथ्वी पर कौन सा वातावरण आ गया? ठंडा। तो ये सर्वाइव कर पाएंगे क्या? तो ये सर्वाइव नहीं कर पाए, तो क्या होगा? समाप्त, विलुप्त होगा। तो पृथ्वी पर डायनासोर या बड़े जीवों की विलुप्ति का एक कारण आइस एज भी माना जाता है। मेरी बात सुनो। तो ये घटनाक्रम हुआ पृथ्वी पर। दूसरा घटनाक्रम ये हुआ कि बर्फ जब जम गई तो बड़ी बड़ी जगह जहां पर बर्फ जमी वहां बर्फ का भार पड़ा। भार पड़ने से बेटा हमारी पृथ्वी का धरातल या भूपर पट्टी क्या हो गई? धस गई। तटवर्ती भाग भी क्या हो गए? तट भी नीचे धस गए, तट नीचे हो गए। अब उस समय तो सब कुछ जमा हुआ था, लेकिन प्लीस्टोसीन काल गुजरते गुजरते तापमान फिर से बढ़ने लगा, यानी वो जो धुंध थी वो क्या हो गई? छट गई। तो सूर्य का प्रकाश वापस पृथ्वी पर आने लगा, तो फिर तापमान बढ़ने लगा। और तापमान बढ़ा तो धीरे धीरे वो बर्फ पिघलने लगी, तो जो भाग नीचे धंसा था वो पिघल गया और पानी से भर जाएगा वो, तो झीलें बन जाएंगी कि नहीं बनेगी? तो इस समय विश्व भर में बहुत सारी ग्लेशियर लेक का निर्माण हुआ। कौन सी लेक बनी? ग्लेशियर झीलें। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, वहां पर ऐसे ही झीलें हैं। अमेरिका में ग्रेट लेक्स, मिशिगन, ओंटारियो, एरी, सुपीरियर जैसी झीलें हैं कि नहीं? कनाडा में रेंडियर, विनीपेग, अथावस्का जैसी झीलें, ये सब कैसी हैं? ग्लेशियर झीलें। कब बनी? इसका आई बात समझ में? दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम याद रखना, लिख लो। पहला लिखना, इस काल में पृथ्वी के तापमान में पृथ्वी की जलवायु में अचानक गिरावट आने से पृथ्वी बर्फ से ढक गई, विश्व के विभिन्न भागों में इस काल में पृथ्वी बर्फ से ढक गई, जिससे शब्द लिख लेना, जिससे विश्व के विभिन्न भागों में हिम युगों की शुरुआत हुई। हिम युग, विश्व के विभिन्न भागों में हिम युगों की शुरुआत हुई। आइस एज, हिम युग। दूसरा, इस काल के अंत तक तापमान में पुनः वृद्धि होने
के कारण बर्फ की मोटी चादरें पिघल गई, बर्फ की मोटी चादरें पिघल गई। जिससे विश्व के विभिन्न भागों में झीलों का, ग्लेशियर झीलों का निर्माण हुआ, ग्लेशियर झीलों का निर्माण हुआ। जैसे जैसे कनाडा की झीलें, कनाडा की झीलें, अमेरिका की ग्रेट लेक्स, अमेरिका की ग्रेट लेक्स झीलें या ग्रेट लेक महान झीलें कहते हैं उनको, अमेरिका की महान झीलें, फिनलैंड की झीलें, नॉर्वे की झीलें आदि। फिनलैंड की झीलें, नॉर्वे की झीलें आदि। ठीक है, अच्छा ये तो था। अब हम एक और बात करते। इस काल में बेटा हमारे पूर्वजों का भी आगमन हुआ। अब बड़े बड़े जीव तो मर गए बेटा, तो छोटे जो जीव थे वही जीवित रहे, क्योंकि वो कहाँ छुप गए, बिलों में छुप गए, धरती के नीचे छुप गए और उन्होंने अपनी जान जैसे तैसे बचा ली। इनको कहते हैं मेमेलिया जीव। क्या कहते हैं? मेमेलिया। तो विश्व के बड़े बड़े जो रेप्टाइल थे वो तो सब समाप्त हो गए, बच्चे क्या? मेमेलिया, छोटे जीव बचे। रेप्टाइल में भी छोटे बच्चे, बड़े बड़े नहीं बच पाए। और ये जो मेमेलिया जीव हैं उसमें थे बिना पूंछ वाले बंदर, और उन्हीं बिना पूंछ वाले बंदरों में एक बंदर की प्रजाति को कहते हैं होमो सेपियंस, और उन्हीं की हम संतान, मतलब ये हमारे पूर्वज हैं, प्रिमिटिव्स हैं। आई बात समझ? तो हमारा भी उतना ही पुराना, लगभग पूर्वज हमारे जो आए हैं ना वो लगभग 10 लाख वर्ष पहले ही है। ठीक है, प्लीस्टोसीन काल। अंत में लिखो होलोसीन काल, इसको खत्म करते हैं जल्दी से। होलोसीन काल तो बेटा होलोसीन काल में सुनो, होलोसीन का सबसे नया काल है, बहुत पुराना नहीं है, लगभग 11,000 वर्ष पहले का काल है आज से। वो काल बेटा आदि मानव का काल था। और आदि मानव पाषाण युग से, मतलब पूर्व पाषाण युग से लेकर नव पाषाण युग की ओर बढ़ रहे थे, यानी धीरे धीरे कृषि और पशुपालन करने लगे। पहले आदि मानव क्या करते थे? पहले आर्किटेक्ट थे ना, भूमक्कड़ जीवन, खाना बदोश जीवन चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक स्थान पर रुक कर वो क्या करने लगे? कृषि और पशुपालन। तो होलोसीन काल में क्या हुआ बेटा? हम देखते हैं कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से मैदानों का निर्माण हुआ, और ऐसे मैदान जो रहे वो बहुत ज्यादा उपजाऊ रहे, और इन्हीं उपजाऊ मैदानों में, नदियों की घाटियों में सभ्यताओं का जन्म हुआ। और ये सभ्यताओं का जन्म कैसे हुआ? सभ्यताएं कैसे बनी? क्योंकि व्यक्ति या लोग एक स्थान पर रहने लगे और कृषि और पशुपालन करने लगे। जैसे सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, समझ रहे हो आप? तो सभ्यताओं का विकास इस काल में हुआ। लेकिन इस काल में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा के निक्षेपण से जलोढ़ मृदा के निक्षेपण से उपजाऊ मैदानी भागों का निर्माण हुआ।
उपजाऊ मैदानी भागों का निर्माण हुआ जहाँ विश्व की प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई, जहाँ विश्व की प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई। ये सभी सभ्यताएं नदियों की घाटियों एवं मैदानों, नदियों की घाटियों एवं मैदानों में विकसित हुई। ये सभी सभ्यताएं नदियों की घाटियों एवं मैदानों में विकसित हुई, जैसे सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया दजला भारत, ये नदी का नाम है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर, मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर, मेसोपोटामिया दजला फरात नदी के तट पर, भारत में सिंधु सभ्यता सिंधु नदी। ठीक है। आगे बात समझ ली। एक लिख लो इसमें एक लाइन, इस काल में भारत में विभिन्न नदियों द्वारा मैदानों का निर्माण हुआ, जैसे गंगा एवं यमुना के मैदान, जैसे गंगा एवं यमुना के मैदान, सिंधु के मैदान, सिंधु का मैदान, नर्मदा का घाटी क्षेत्र या नर्मदा का बेसिन क्षेत्र कहते हैं, नर्मदा का घाटी क्षेत्र, गोदावरी एवं कृष्णा नदी का बेसिन या का मैदान, कावेरी का बेसिन, महानदी बेसिन आदि। ठीक है, इनकी जरूरत पड़ेगी। भारत में ये सारी नदियों के जो मैदान या बेसिन, द्रोणी कहते हैं इनको, उपजाऊ होती है, जहाँ पर कृषि कार्य किए जाते हैं। आइए समझ, उपजाऊ होते हैं। तो ये था पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जिनको आपको आना है कल पढ़ के। क्या आना है? कल सबको इसको पढ़ के आना है। इसकी हम आंसर राइटिंग करेंगे। 5 कालों के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, जिनके बारे में मैंने लिखवाया है। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्कर में लिखना है। हाँ, मतलब मैं एक्चुअल में ये डायरेक्ट नहीं आएंगे 2 मार्कर में, तो काल दूंगा, कालों के बारे में लिखना है बस। ठीक है, याद करने के लिए ऐसा दे रहा हूँ, 2 मार्कर में नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये पूरा टॉपिक हमारे एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसकी महत्ता है अन्य टॉपिक के लिए। ठीक है, तो हम सारे कालों का रिवीजन करेंगे। पहले आप पढ़ के आइए, मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, लिखवाऊंगा, आपको याद करनी है। ठीक है,
मेरा मन करेगा तो मैं पूछ भी लूंगा। कल मिलते हैं, मतलब मंडे को मिलते हैं, आपके पास संडे का समय है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।